हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो रहेगी और फिजिक्स में हमारा यानी लेसन 1 चल रहा था आपका वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, तो उसकी ये चौथी वीडियो है। और आज की इस वीडियो में यानी कि जो कल वाली वीडियो के जो बचे हुए टॉपिक्स थे, यानी कूलाम का नियम क्या है, फिर उसके बाद में आपका कूलाम के नियम और गुरुत्वाकर्षण नियम की तुलना, उनमें समानताएं असमानताएं, ये सब करने वाले हैं आज इस वीडियो में। ओके, तो वीडियो को पूरा देखना और साथ में कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करो, नोट्स बनाते रहा करो। और आप सभी को मैं बता दूं कि आज की वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराए जाएंगे, तो इसलिए आज तो आपको कॉपी लेनी ही लेनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करना तभी सीखोगे जब आप अपने हाथों से करोगे। थ्योरी को एक बार मैं मान सकता हूं कि आप हाँ सुनकर याद कर लो, समझकर याद कर लो, लेकिन न्यूमेरिकल्स को समझने के साथ साथ आपको हाथ से भी करना पड़ेगा। ओके, हमेशा याद रखना। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कूलाम का नियम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कूलाम का नियम। भाई, कूलाम का नियम पढ़ने से पहले आपको 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये, इस कूलाम के नियम में आएगा बिंदु आवेश। बिंदु आवेश क्या होता है भाई? पहले पर तो बिंदु आवेश जान लीजिए। बिंदु आवेश का मतलब ऐसा समझिए कि हमारे पास एक ये वस्तु है, क्या है ये समझ लो, ये है आवेशित वस्तु। आवेशित वस्तु, और इससे कुछ दूरी पर, यानी कि ऐसा समझ लो यहां से कुछ दूरी पर, और यहां पर एक और कुछ दूरी पर ज़्यादा, और यहां पर एक दूसरी वस्तु रखी हुई है, ये वाली। ये भी एक आवेशित वस्तु है। ये भी क्या है? आवेशित वस्तु। अब हमको तो आवेशित वस्तु से कोई लेना देना नहीं है, हमको तो बिंदु आवेश जानना है कि आखिर बिंदु आवेश होता क्या है। क्योंकि सभी लोग कूलाम का नियम समझ जाते हैं, कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता रहता कि बिंदु आवेश वास्तव में होता क्या है। तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का, जिसमें आप छोटी छोटी बातों को तो पढ़ते नहीं हो, बड़ी बड़ी बातों को पढ़ लो। छोटी छोटी बातें ही कंपटीशन में आती हैं, छोटी छोटी बातें ही इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, नहीं बहुत बारीकी चीज़ पूछी जाती हैं। जब वही नहीं पता तो ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा जहाँ पर तुम्हारा डाउट रह जाए। इसीलिए कुछ बच्चे कमेंट करते हैं हमारे पास कि सर आपकी वीडियो में हर समय कुछ ना कुछ नया मिलता है। तो बेटा, नया मिलता है तभी तो हम हैं, बाकी तो किताब में से छपवाने के लिए तो बहुत सारे टीचर्स हैं, पूरे यूट्यूब पर पढ़े। बाकी कुछ नया सीखने के लिए ही यहाँ पर आपको ऐसा मिलेगा कंटेंट। यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ जो शायद ही कोई दे रहा होगा आपको। शायद ही नहीं, मैं कहूँ 99% कोई टीचर्स नहीं दे रहा होगा यूट्यूब पर। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि एक वीडियो बनाने से पहले काफ़ी सारी रिसर्च करनी पड़ती है। हर सारी, मेरे पास में कम से कम 5 से 7 राइटरों की किताबें हैं, अलग अलग। तो उन सभी राइटरों की किताब में से एक बार सभी थ्योरी पढ़नी होती है। उसके बाद में जो चीज़ अच्छी लगती है, जो ईजी लगती है, ईजी लैंग्वेज में, फिर वहाँ से अपनी भाषा में नोट्स बनाए जाते हैं, उनमें से फिर आपको पढ़ाया जाता है। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम बिंदु आवेश जान लेते हैं। आखिर में बिंदु आवेश क्या है कि भाई, ये 2 आवेशित वस्तु हैं। यदि 2 आवेशित वस्तुओं का आकार, यदि उनको पृथक करने वाली रेखा की तुलना में, या उनको पृथक करने वाली दूरी की तुलना में बहुत कम है, तो उन वस्तुओं को हम बिंदु आवेश कह सकते हैं। क्या बोला है मैंने, जरा समझ लो पहले कि यदि 2 आवेशित वस्तुओं का आकार उनको लिखो, उनको पृथक करने वाली दूरी की तुलना में
बहुत कम है तो उन वस्तुओं को बिंदु आवेश कह सकते हैं या बिंदु आवेश समझा जा सकता है। मतलब क्या है, देखना जरा कि भाई इनका आकार तो है छोटा और ये जो दूरी है इनके दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों को पृथक करने की वाली जो दूरी है ये बहुत ज़्यादा है। तो इन बिंदुओं को, इन वस्तुओं को, इन आवेशित वस्तुओं को ही हम क्या कहेंगे, बिंदु आवेश। लेकिन यदि ये दोनों आवेश तो हैं इतने बड़े बड़े, यानी ये आवेशित वस्तु इतनी है और इनकी दूरी क्या है, कम है। दूरी तो कम है और इनका आकार बहुत बड़ा है। इनका आकार कैसा है, आकार हो गया बड़ा और ये आकार हो गया बड़ा और दूरी हो गई क्या सी, कम। तो फिर हम इनको बिंदु आवेश नहीं कहेंगे। बिंदु आवेश उन्हीं वस्तुओं को कहेंगे, यानी कि बिंदु आवेश कोई अलग से आवेश नहीं होता है, वो एक प्रकार की आवेशित वस्तु ही होती है। लेकिन क्या होता है कि वो जो आवेशित वस्तु होती है उसका आकार बहुत छोटा होता है अपेक्षाकृत इस दूरी के। तो ये दूरी तो ज़्यादा हो जाए और इनका आकार छोटा हो जाए तो इन छोटे आकार वाली वस्तुओं को ही हम क्या कहेंगे, बिंदु आवेश। तो आपसे कोई पूछने लगे कि भाई बिंदु आवेश क्या है, तो आप चुटकियों में उत्तर दे दो कि छोटे आकार की आवेशित वस्तुओं को ही हम बिंदु वस्तु कहते हैं या बिंदु आवेश कहते हैं। मतलब क्या, छोटे आकार की आवेशित वस्तुओं को ही हम बिंदु आवेश कहते हैं। यदि दो आवेशित वस्तु हैं और उनका आकार बहुत छोटा है और उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है तो उन्हीं आवेशित वस्तुओं को हम बिंदु आवेश कहते हैं। तो समझ में आया बिंदु आवेश क्या है? थोड़ा सा धीरे धीरे करके समझाता हूं। बिंदु आवेश मतलब ये कि भाई दो आवेशित वस्तुओं का आकार छोटा और इनके बीच की दूरी ज़्यादा हो तो इन आवेशित वस्तुओं को ही हम बिंदु आवेश कहते हैं। मतलब ये है कि यदि ये आकार तो है इनका ज़्यादा और दूरी हो गई कम, तो मतलब क्या है कि भैया दूरी, इनके आकार की अपेक्षा दूरी है कम, तो मतलब ये बिंदु आवेश नहीं कहलाएंगे, ये आवेशित वस्तु ही कहलाएंगी। लेकिन यहाँ पर ये जो आवेशित वस्तु हैं इनको हम बिंदु आवेश बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इनके बीच की दूरी तो ज़्यादा हो गई और इनका आकार हो गया छोटा। तो जिन आवेशित वस्तुओं का आकार तो होता है छोटा और उनके बीच की दूरी होती है ज़्यादा, उनको बोलते हैं हम बिंदु आवेश। ओके, चलिएगा, बिंदु आवेश समझ में आ गया। बिंदु आवेश के बाद में फिर एक चीज़ और समझ लो कि भैया अनुक्रमानुपाती और अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, उनको और मतलब समझ लो। एक चीज और सीखो, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती, ठीक है। नॉर्मली देखिएगा, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि यदि ये x है और ये y है, इनके बीच में अनुक्रमानुपाती का साइन लगा हुआ है। देखो साइन तो ये होता है अनुक्रमानुपाती का, राइट। और इसका मतलब क्या होता है, केवल मतलब समझा रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से जैसे जैसे मैं x का मान y का मान बढ़ाता जाऊंगा उसी तरीके से मेरा x का मान भी बढ़ता जाएगा। जिस तरीके से y का मान मैं घटाता जाऊं तो x का मान भी घटता जाएगा। इनका मतलब होता है अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे हम x का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा y का मान भी बढ़ेगा, जैसे जैसे हम y का मान घटाएंगे तो x का मान भी घटेगा। इसका मतलब ये होता है, इस संबंध का मतलब। अनुक्रमानुपाती एक ऐसा संबंध होता है जिसमें एक वस्तु को बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु का मान भी अपने आप बढ़ने लगेगा। ओके, चलिए। और हमेशा याद रखना, इस चिन्ह को हटाते हैं तो हमेशा एक नियतांक आता है। क्या आता है? हमेशा याद रखना, इस चिन्ह को हटाएंगे तो एक बराबर आएगा, बराबर का चिन्ह आता है साथ में और एक नियतांक जुड़ता है। इसको बोलते हैं हम अनुक्रमानुपाती नियतांक। क्या बोलते हैं हम इसको? अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। ये हमेशा याद रखना, पहली बात। दूसरी बात, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है भाई?
व्युत्क्रमानुपाती, मतलब यही है। देखिएगा, यदि x और y ये व्युत्क्रमानुपाती, देखो यही समानुपाती का अनुक्रमानुपाती का चिन्ह था, यही व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है, बशर्ते बस अंतर ये है, ये आ गया। यहां से पता चलती है, यदि कोई लिख रहा है p समानुपाती y, p समानुपाती अनुक्रमानुपाती y, और ये लिख रहा है p ये, और यहाँ पे लिख रहा है a अनुक्रमानुपाती b और a अनुक्रमानुपाती 1/b, और यहाँ पे लिख रहा है a अनुक्रमानुपाती 1/b²। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है, देखिए, ये व्युत्क्रमानुपाती, ये अनुक्रमानुपाती, ये व्युत्क्रमानुपाती, ये अनुक्रमानुपाती, ये व्युत्क्रमानुपाती, ये व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब समझ गए कि व्युत्क्रमानुपाती में चीज़ें कैसी होती हैं, बट्टे में आ जाती हैं, ठीक है, एक बट्टे में, और जो सादा लिखी रहती है वो अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं x का मान बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा y का मान, x का जैसे जैसे मैं y का मान बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा x का मान कम होता जाएगा। ओके, सिंपल सी बात है भैया। किसी चीज़ में ज़्यादा संख्या का, जैसे मान लीजिए 100 है ऊपर, अब 2 का भाग करूंगा तो ये 50 आएगा। अब ये 100 ऊपर वाली संख्या तो 100 ही रहने दी, अब इसमें मैं 5 का भाग करूंगा तो 20 आएगा, और यदि 100 है इसमें 10 का भाग करूंगा तो 10 आएगा, और यदि ये इसमें अब मैं 20 कर दे रहा हूँ 20, तो 20 का भाग करूंगा तो 5 आएगा। ये 100 है, इसमें 50 का भाग करूंगा तो 2 आएगा। तो देखना जरा, जैसे जैसे मैं यहाँ पर, और ये मैं मान ले रहा हूँ ये मेरा आ रहा है यहाँ पर ऐप, ठीक है, ऐप है, तो देखो जरा, जैसे जैसे मैं नीचे वाली वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, ऊपर वाली वैल्यू तो एक ही, मान ली 100 है तो 100 ही रहने दी, ऊपर वाली वैल्यू पे तो कोई चेंज नहीं करा। नीचे की वैल्यू 2 थी 50 आया, 5 थी 20 आया, 10 आया, 20 5 आया। मतलब जैसे जैसे मैं नीचे की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे ये वैल्यू कैसी होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो मतलब क्या है, जैसे जैसे मैं इस वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो इस वाली वैल्यू का जो मान है वो अपने आप ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा। समझ में आ गई बात? तो कम होने का मतलब क्या, एक चीज़ बढ़ने पर दूसरी चीज़ घट जाए तो उनका मतलब क्या है, रिलेशन व्युत्क्रमानुपाती। एक चीज़ बढ़ने पर दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए तो उसका रिलेशन होता है अनुक्रमानुपाती का। इन पर मैं ज़्यादा समय वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यही चीज़ आपको कूलम के नियम में देखने को मिलेगी। ओके, चलिएगा, इस चिन्ह को भी हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक के आएगा, वही चीज़, ठीक है, यहाँ पर भी के आता है, यहाँ पर भी। इसका मतलब इसको भी अनुक्रमानुपाती, इसको अनुक्रमानुपाती ही नियतांक बोलेंगे, राइट, इसको व्युत्क्रमानुपाती नहीं। बात वही है, एक प्रकार का नियतांक है, सीधे सीधे बोल दो नियतांक है, काम खत्म। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिएगा, अब अपने कूलम के नियम पर आते हैं। अब कूलम का नियम आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, ये देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये जो कूलम थे ये कहाँ के वैज्ञानिक थे भाई, और इन्होंने ये कौन सी सन में दिया था? तो भाई ये जो नियम था, यह नियम दिया था सन 1785 में। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये थे भाई साहब फ्रांस के वैज्ञानिक। कहाँ के थे? फ्रांस के ये वैज्ञानिक थे। कौन? कूलम भाई साहब फ्रांस के वैज्ञानिक थे। और ये कूलम भाई साहब ने कौन सी सन में नियम दिया था? 1785 में। तो ये कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल बन जाता है। चलिएगा, इन्होंने क्या कही थी? इन्होंने बताई थी कि भैया जो स्थिर बिंदु आवेश जो होता है, स्थिर बिंदु आवेश का मतलब क्या है? ये देखिएगा, ये दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, ये एक Q1 और ये है भाई साहब Q2। ठीक है, मतलब ये है, देखो सिंपल सी बात है, बिंदु आवेश का मतलब क्या होता है? एक प्रकार की आवेशित वस्तु। बस अंतर क्या होता है कि इसका आकार छोटा होगा और दूरी इनके बीच की ज़्यादा होगी। चलिएगा, तो ये स्थिर बिंदु आवेश हैं। क्या हैं ये हैं आपके स्थिर बिंदु आवेश। ये स्थिर बिंदु आवेश है। चलिए, एक ये स्थिर बिंदु आवेश है A और ये है B। ओके, ठीक है, मतलब एक प्रकार से कि ये आवेशित वस्तु A है, ये आवेशित वस्तु B है। सिंपल सी बात है, आवेशित वस्तुओं को ही हम बिंदु आवेश बोलते हैं। स्थिर क्यों लगा दिया? क्योंकि ये मूव नहीं कर रहे हैं, ये एक जगह स्थिर रखे हुए हैं, राइट। तो ये स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, इस पर पहले पर आवेश की मात्रा Q1 है और दूसरे पर आवेश की मात्रा Q2 है। ओके, चलिएगा, तो ये कूलम भाई साहब ने बताई थी। यानी कि देखो, आवेश के बारे में हमको पहले ही पता चल गई है कि दो यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो उनके बीच में कैसा बल लगेगा? उनके बीच में लगेगा
प्रतिकर्षण का बल, ये एक दूसरे को दूर भगा देंगे तो इनके बीच में कैसा लगेगा बल, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। ओके, और यदि नेगेटिव नेगेटिव होगा तो भी इनके बीच में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। समझ में आ रही है बात। और यदि पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो इनके बीच में कैसा बल लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। कैसा, आकर्षण का। और यदि नेगेटिव और पॉजिटिव होगा तो भी इनके बीच में कैसा बल लगेगा, आकर्षण। तो याद रखना, दो अलग अलग प्रकार के चार्ज होंगे, उनके बीच में बल कैसा लगता है, आकर्षण बल लगता है। इसको पूरा नाम बोलेंगे हमको, इसको वैद्युत आकर्षण बल, इसको बोलेंगे वैद्युत प्रतिकर्षण बल। समझ में आ गई बात। यदि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, एक जैसे चार्ज होंगे तो उनके बीच में वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि अलग अलग प्रकृति के चार्ज होंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो उनके बीच में वैद्युत आकर्षण बल लगता है। तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन कूलम भाई साहब ने इन आवेशों के बीच में क्या नई बात बताई थी, अभी सिर्फ और सिर्फ हमको ये पता है कि यदि दो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज अपने पास में आएंगे तो उनके बीच में वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है, केवल इतना पता है। ये नहीं पता कि बल कितना लगेगा, 5 न्यूटन का, 10 न्यूटन का, 50 न्यूटन का, इतना नहीं मालूम था। तो ये कूलम भाई साहब ने यही बात बताई थी अपने नियम में, कि इन्होंने बताया कि भाई साहब मैं बता दूंगा, दो आवेश हैं। एक भाई साहब ने तो बता दिया, फ्रैंकलिन भाई साहब ने क्या बता दिया कि दो आवेश हैं, तो उनके बीच में, ये किसने बताई थी, फ्रैंकलिन भाई साहब ने बता दी कि दो अलग अलग जो आवेश होंगे उनके बीच में वैद्युत आकर्षण बल लगेगा। जो एक जैसे चार्ज होंगे उनके बीच में वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगेगा, और जो अलग अलग होंगे उनके बीच में वैद्युत आकर्षण लगेगा। फ्रैंकलिन भाई साहब का बस इतना ही बताना था कि उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण लगेगा, लेकिन लगेगा कितना, लगेगा कितना, तो वो बात किसने बताई, कूलम भाई साहब ने। कूलम ने ये कह दी क्या भाई हम बता देंगे ये बात। तो इन्होंने क्या युक्ति निकाली, इन्होंने एक नियम दिया था। इन्होंने कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल कैसा होगा, या तो वो वैद्युत आकर्षण बल होगा या वैद्युत प्रतिकर्षण बल होगा। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के, ये लगा दिया मैंने गुणनफल, और इनके क्या कर दिया, अनुक्रमानुपाती। बताया था ये अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, हमने मान लिया इनके बीच की दूरी, भाई कुछ ना कुछ तो इनके बीच की दूरी होगी, ये कुछ ना कुछ दूरी पर तो रखे होंगे, चलिएगा। तो इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, देखो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला बल और ये दूरी है, दूरी का व्युत्क्रमानुपाती कैसे बनेगा, इतना बनेगा। लेकिन कूलम भाई साहब ने दूरी का व्युत्क्रमानुपाती नहीं कहा था, इन्होंने कहा था दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। बन गया ना, बन गया। व्युत्क्रमानुपाती और अनुक्रमानुपाती का मतलब आया ना समझ में, ये देखिएगा। तो ये चीज इनके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती बना, ठीक है, ये चीज थी, ये नियम इन्होंने बोला था। तो ये समीकरण 1 मान लेंगे, ये समीकरण 2 मान लेंगे, राइट। तो पहले इनकी थ्योरी लिखी जाए। तो थ्योरी कहाँ पे लिखोगे आप, थ्योरी आपको कहाँ पे लिखनी है, थ्योरी ये चित्र सा बनाया है ना, इसके नीचे लिख लेना या इसके साइड में लिख लेना थ्योरी। तो थ्योरी में लिख रहा हूँ, थ्योरी के नीचे का काम है ये करना। तो थ्योरी में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कूलाम के नियम के अनुसार, या फिर सीधे सीधे लिख रहा हूँ, कूलाम के नियम तो हेडिंग डली हुई है, लिखेंगे इस नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार क्या था, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल। अब भैया वैद्युत बल आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। यदि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो प्रतिकर्षण का होगा, दोनों चार्ज नेगेटिव नेगेटिव के होंगे तो प्रतिकर्षण का होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो आकर्षण का होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हुआ तो भी आकर्षण का होगा। तो ये डिपेंड करता है कि प्रकृति कैसी होगी। तो इसलिए मैं आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं लिख रहा हूँ, सीधे सीधे लिख रहा हूँ,
दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, 1/, का मतलब व्युत्क्रमानुपाती, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये नियम बन गया भाई साहब। नियम क्या बन गया? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। याद हो तो बताया था, ये अनुक्रमानुपाती और इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, चलिए, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग स्क्वायर लग रहा है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, 1/, में आ गया तो 1/, में व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में जो लगने वाला जो बल है, ये कूलम भाई साहब ने दो बातों में कहा था कि दोनों आवेशों का जितना गुणनफल होगा उसके तो अनुक्रमानुपाती होता है ये बल, और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, चलिएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बात बोली थी उन्होंने, कूलम चाचा ने। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया, यहाँ तक काम खत्म। ठीक है, ये थ्योरी लिखना सीख लेना, आप थ्योरी मास्टर बन जाओ अपने आप। ठीक है, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये कूलम का नेम हेडिंग डाला, उसके नीचे ये लिख दी थ्योरी, उसके साइड में ये चित्र बना लेना। उसके पहले क्या करना है, पहले ये हेडिंग डालनी है, ये दो बातें लिख देनी है, उसके बाद में इस नियम के अनुसार ये लिखना है, फिर ये चित्र बना लेना आप। अब यहाँ से बाद में कर रहा हूँ, माना यहाँ पर कि माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल F है, तब इन बीच, या F हो तब इनके बीच में दो, ये Q1 Q2 के बीच में कार्य करने वाला वैद्युत बल F हो, तब क्या होगा, तब कूलम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा भाई, तब कूलम के नियम से क्या बताया था कूलम के नियम ने, कि दोनों आवेशों के बीच के, दोनों आवेशों के गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती, ठीक है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के 1/, में लगा दिया, व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए, इन दोनों समीकरणों से क्या दिखाई दे रहा है आपको, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, इन दोनों समीकरणों को देखो जरा ध्यान से, तो क्या दिखाई देगा, F, ये देखिए, ये दोनों ऊपर हैं, Q1 Q2, ये ऊपर आ गया, और नीचे ये ये ऊपर अनुक्रमानुपाती, ऊपर जो होता है वो अनुक्रमानुपाती, और जो नीचे आता है बट्टे में वो व्युत्क्रमानुपाती, ये चीज़ आ गई। और हमने क्या बताई थी, इस चिन्ह को जब हम हटाते हैं तो क्या आता है, एक नियतांक आता है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर इधर की साइड से मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, यहाँ से, ठीक है, इधर की साइड में इनको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक, चलिएगा।
तो इस चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक नियतांक आएगा F बराबर एक, इस चिन्ह को हटाने पर मैंने क्या बताया था, x अनुक्रमानुपाती y होता है तो एक बराबर और एक k आता है और फिर y लिख देते हैं, तो यहाँ पे भी एक नियतांक आएगा k और ये Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर लिख देंगे। इसको लिख देंगे जहाँ k एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक है। और निर्वात अथवा वायु के लिए इस k का मान, इस नियतांक का पूरा मान, केवल इस नियतांक की बताना, ध्यान समझना। निर्वात अथवा वायु के लिए इस नियतांक के का मान 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ये बताई थी भाई, किसने बताई थी ये बात, कूलम भाई साहब ने ये सिद्ध किया था कि भाई ये जो नियतांक होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, भाई नियतांक है तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो इन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया और बताया कि भाई इतनी होती है इसकी वैल्यू, इसका मात्रक भी होता है भाई साहब ये। तो फिर बाद में सुविधा के लिए हमको पता चला, उन्होंने ही, हमको नहीं भाई साहब, न्यूटन भाई, इसके कूलम भाई साहब को, न्यूटन बोला था मैंने, कूलम भाई साहब कर लेना उसको, ठीक है, कि भाई ये जो कूलम भाई साहब हैं इन्होंने ही बताया था कि इस के का मान इतना होता है, इसका मात्रक भी बताया। फिर बाद में इन कूलम भाई साहबों को थोड़ा सा दिमाग आया कि भाई ये के लिखना थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो उन्होंने थोड़ा सा इसको सुविधा के लिए क्या लिखा, क्योंकि इन्होंने देखा कि इसका जो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू भी इतनी ही आती है। कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू को जब हमने सॉल्व करते हैं तो वो इतनी आती है। तो इन्होंने क्या किया, सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए क्या लिख दिया, इस सुविधा के लिए इस नियम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया इन्होंने कि भैया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये लिख दिया, इतने न्यूटन लिख दिया, इतना न्यूटन लिख दिया। तो ये ऐसे आया था ये नियम पूरा, वास्तविकता में इस तरीके से आया था। पहले इस नियतांक का मान कितना होता है, इतना होता है, फिर बाद में पता चला कि यही वैल्यू इतनी होती है, तो सुविधा के लिए आपने क्या लिख लिया, इतना, तो लिख देना, चूंकि इतने की वैल्यू भी इतनी होती है तो भैया इन्होंने ये लिख दिया। अब ये नियम बन गया इनका। तो ये नियम क्या है, ये तब का है जब इन आवेशों के बीच में या तो वायु रखी हो, मतलब ये वायु में रखे हों या निर्वात में रखे हों। अब किसी ने उनसे ये पूछा, कूलम भाई साहब से, भाई साहब ये बताओ, तुमने ये नियम दिया, ये भी हमें समझ में आया, ये वैल्यू बताई, ये भी समझ में आई, ये नियतांक था वो भी समझ में आया, तो अब हमको ये बताओ कि यदि इन आवेशों के बीच में हम कोई कागज रख दें, लकड़ी रख दें, या मोम रख दें, या तेल रख दें, या इन आवेशों को ही उठाकर हम मोम में डाल दें, तो जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, सपोज दैट इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। तो किसी ने इनसे कहा कि ये दोनों आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के बीच की 10 सेंटीमीटर है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ बल आ रहा है, वो इतना आ रहा है। तो क्या इन दोनों आवेशों को उठाकर मैं मोम में रख दूं, तेल में रख दूं, और इनके बीच की दूरी अब तेल के अंदर भी 10 सेंटीमीटर रखूं, तो क्या इनका बल, ये जो बल है ये बदलेगा या उतना ही रहेगा? तो कूलम भाई साहब ने पहले तो विचार किया, फिर उन्होंने बोला कि मुझे 2 दिन का समय दो, फिर मैं बताता हूँ। उन्होंने 2 दिन लिए, फिर एक्सपेरिमेंट किए, और 2 की बजाय उन्होंने 8-10 दिन लगा दिए। फिर उसके बाद में इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, अपने एक कंक्लूजन पर आए, और उस मीटिंग को फिर से बुलाया गया, और उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति ने इनसे पूछा था कि बताओ इनको मोम में रख दें तो क्या होगा, तो उन्होंने उत्तर दिया, भाई साहब इस पर इफेक्ट पड़ेगा। अब उन भाई साहब का क्या था कि भाई कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो याद रखना, जब इन दोनों आवेशों के बीच में कोई कागज रख दें, लकड़ी रख दें, या मोम रख दें, या तेल रख दें, तो इन आवेशों के बीच लगने वाले बल पर इफेक्ट पड़ता है। तो
तो इनके बीच के माध्यम से इन आवेशों के बीच लगने वाले बल पर एक प्रभाव पड़ता है। अब वो कितना पड़ता है वो उन्होंने बताया कि भाई ये डिपेंड करता है कि इनके बीच में क्या रख रहे हो, और ये जो पदार्थ रखोगे वही पदार्थ बताएगा कि वो कितना इफेक्ट डालेगा। ये बात किसने बताई? कूलाम ने। अब वो पदार्थ कैसे बताएगा? क्योंकि हर चीज़ का अपने आप में एक वैल्यू होती है। ऐसे ही कि भैया कोई ऐसा पदार्थ, जैसे धातु रखेंगे तो धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, तो अनंत। तो इसका मतलब ये था कि इन्होंने बताया कि यदि हम, पहला पार्ट पहला ये है, ठीक है, ये चीज़ पहले नंबर पर लिखोगे, ये दूसरे नंबर पर लिखोगे, ये चीज़ तीसरे नंबर पर लिखोगे। यहाँ के बाद में चौथे नंबर की बातें मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने बताया कि यदि आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, आवेशों के बीच यदि आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो तब तो क्या होगा भाई? तो F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R², इतना आएगा। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो K है, ये वाले K और इस वाले K में अंतर है। ये K नियतांक था और ये K क्या है? इन पदार्थों के बीच में मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे कोई पदार्थ रख दिया है, परावैद्युत पदार्थ रख दिया, तो उस परावैद्युत पदार्थ का ये K क्या है? परावैद्युतांक होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे जहां K परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है। भाई इनके बीच में जैसे लकड़ी रखोगे तो लकड़ी का भी अपने आप में एक परावैद्युतांक होगा, कोयला रखेंगे तो कोयला का भी परावैद्युतांक होगा, यदि कोई धातु रखेंगे तो धातु का भी परावैद्युतांक होगा। यानी कि कोई भी पदार्थ जो इनके बीच में रखोगे उसका परावैद्युतांक एक वैल्यू होती है जो निश्चित होती है, वो वैल्यू इसके यहाँ पर आ जाएगी। मतलब क्या है? उस वैल्यू का भाग कर देंगे इस बल में। जैसे इन बल का मान निकला, यदि ये निर्वात अथवा वायु में इस बल का मान निकला 100 न्यूटन, और इनके बीच में मान लीजिए कोई एक ऐसा पदार्थ रख दिया जिसका परावैद्युतांक 5 है, तो हम क्या करेंगे? 100 न्यूटन में 5 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन। इतना इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। तो यदि निर्वात अथवा वायु में दो आवेशों के बीच 100 न्यूटन का बल लग रहा है और उतनी ही दूरी पर उन्हीं आवेशों के बीच यदि 5 परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ रख दें, परावैद्युत पदार्थ रख दें, तो इनके बीच में जो लगने वाला जो बल है वो 100 की जगह घटकर 20 रह जाएगा। तो ये बातें किसने बताई थी? न्यूटन ने, कूलाम ने बताई थी। और वो तो मतलब 100 में से घटा कैसे? 5 का भाग कर दिया तो 20 आ गया। तो भाग करने के लिए मतलब क्या है कि K का मान यहाँ पर नीचे आता है, राइट। तो K का मान इसलिए यहाँ पर आता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से जल्दी आप इसका उत्तर इतना लिख लीजिएगा। पहले ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, फिर उसके बाद में ये लिखना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे कराता हूँ, राइट। चलिए अब आ जाते हैं अपना थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु लिख लीजिए, राइट। ये महत्वपूर्ण बिंदु वो हैं, यहीं से आपका यदि बोर्ड की यदि मैं बात करूं तो टिक मार्क प्रश्न इन्हीं पॉइंटों में से आएगा। एयरफोर्स, एनडीए, आईआईटी, नीट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। ये क्या हैं देखिएगा, यहाँ से पता चलेगा। पहला पॉइंट कि जो यूज हुआ था कूलाम नियम में, ये जो यूज हुआ था एप्सिलॉन 0, इसको बोलते हैं हम, इसको नाम है इसका एप्सिलॉन 0, राइट। और इसका जो नाम है यानी इसको एप्सिलॉन 0 बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसको मतलब क्या है इसका हिंदी में नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं निर्वात अथवा वायु की
विद्युतशीलता। तो इसको क्या कहते हैं, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका अपने आप में क्या होता है, इसका कुछ ना कुछ मान भी होता है। इसका मान क्या होता है, 8.85 गुणा 10⁻⁻12 है। और इसका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है, राइट। और इसकी एक और वैल्यू होती है भाई, फेरड प्रति मीटर, या इसका एक मात्रक भी लिख सकते हो आप, फेरड प्रति मीटर। इसका एक ये और मात्रक होता है। तो ये दोनों मात्रक याद कर लेना आप। कभी कभी पूछता है एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या है, तो ये दोनों इसके मात्रक होते हैं, ये मात्रक और ये मात्रक। तो कभी कभी पूछ लेगा कि एप्सिलॉन जीरो का मात्रक बताओ, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये बच्चा याद कर लेता है। ऊपर ऑप्शन में ये नहीं दे रखा होता है और इसको घुमा देता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन स्क्वायर मीटर, और एक दे दिया फेरड प्रति मीटर दे दिया, एक मीटर प्रति फेरड दे दिया, एक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर दे दिया। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा कंफ्यूजन में रहता है, उसको पता रहता है कि कूलाम स्क्वायर आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो वो इस पर टिक लगा देता है, या कभी कभी जल्दीबाजी में वो इस पर टिक लगा देता है, लेकिन इसको भूल जाता है। तो ये दोनों ही मात्रक गलत हैं और ये वाला सही है, तो टिक इस पर लगाना है आपको, फेरड प्रति मीटर या फिर कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये दोनों मात्रक होते हैं। टिक मार्क में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, इसलिए याद रख लेना इन वैल्यूज को, राइट। तीसरा पॉइंट कि भैया इसकी एक विमीय सूत्र भी होता है भाई। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, इस एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र क्या होता है भाई, m-1 l की घात 3 t की घात 4 a की घात 2। m-1 l की घात 3 माइनस का 3 t की घात 4 a की घात 2, ये इसका विमीय सूत्र होता है, राइट। चलिएगा अब, अरे मार्कर क्यों गिर रहा है भाई, चलिए अब इसके बाद में एक चौथा पॉइंट भी लिख लीजिए भाई। चौथा पॉइंट इसमें कि आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें तो बल घट जाता है। आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ, जैसे कि आपका कोई मोम, कागज, अभ्रक, ठीक है, इस तरीके का, आदि कर दे रहा हूँ, आदि रख दें तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल घट जाता है। पांचवा पॉइंट है, आवेशों के बीच कोई धातु रखने पर बढ़ जाता है। आवेशों के बीच कोई धातु रखने पर, आवेशों के बीच कोई धातु रखने पर उनके बीच बल बढ़ जाता है। भाई साहब, जब आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो बल घट जाएगा, लेकिन यदि धातु रख दी, इस धातु को अंडरलाइन कर लेना, यदि धातु रख देंगे तो बढ़ जाएगा बल। धातु रखने पर बढ़ क्यों जाता है, क्योंकि धातु के लिए, याद रखना, धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। सातवां पॉइंट,
सभी परावैद्युत पदार्थों के लिए K का मान 1 से ये पॉइंट है। अरे मार कर गिर रहा है। तो ये भाई कुछ पॉइंट हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं जरा एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूं आपको कि एप्सिलॉन जीरो का मान, एप्सिलॉन जीरो का नाम क्या होता है? निर्वात अथवा वायु की इसको विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन जीरो को निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता कहते हैं। ये कहां पर यूज हुआ है? कूलाम के नियम में। भैया कूलाम का नियम क्या था? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। ये आया था, इतने न्यूटन आया था। तो यहां पर ये जो वैल्यू, ये जो एप्सिलॉन जीरो है, इसका नाम क्या है? निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता कहते हैं। इसकी वैल्यू भी होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8 पॉइंट, एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू 8.85 गुणा 10 की पावर -12 है। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। और एक और इसका मात्रक होता है फैरड प्रति मीटर, राइट? मीटर स्क्वायर नहीं, फैरड प्रति मीटर केवल। या तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर या फैरड प्रति मीटर। चलिए, एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र m-1 l-1 t⁴ और a⁴ ये होता है। आवेशों के बीच यदि कोई परावैद्युत पदार्थ जैसे कि मोम, कागज, अभ्रक आदि रख दें तो आवेशों के बीच लगने वाला बल कैसा हो जाता है? घट जाता है, कम हो जाता है। दूसरी बात, आवेशों के बीच यदि कोई धातु रख दी जाए तो आवेशों के बीच में जो बल लगेगा, वैद्युत बल बढ़ जाएगा। ठीक है। धातुओं के लिए जो K का मान है, धातुओं के लिए इस K का परावैद्युतांक का जो मान होता है वो अनंत होता है। और सभी परावैद्युत पदार्थों के लिए K का मान क्या होता है? K का मान 1 से अधिक होता है। यानी कोई भी, जैसे कि मोम, कागज, अभ्रक, कोई भी पदार्थ, कोई भी परावैद्युत पदार्थ हो, उसके लिए K का मान 1 से अधिक होता है। इसीलिए बल का मान कम हो जाता है, राइट? चलिए, ये 7 पॉइंट थे स्पेशल, जो कि IIT नीट और आपके लिए जितने भी बोर्ड एग्जाम हैं उनके, जैसे कि ये पूछ लेगा विमीय सूत्र, एक नंबर के प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी कि इसका मान क्या होता है, इसका मात्रक। और ये तो बहुत ही पॉपुलर है। ये कम से कम 8 से 10 बार आ चुका है। 8 से 10 बार आ चुका है यूपी बोर्ड में। यूपी बोर्ड में 8 से 10 बार आ चुका है। ये एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, मान कितना होता है, इसका मात्रक क्या होता है, कभी टिक मार्क में आ जाता है ये विमीय सूत्र। तो इसलिए ये जो 3 पॉइंट हैं इनको तो रट लेना, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, यहीं से एक चीज़ और, ये पूरा का पूरा एक 8वां पॉइंट और बनाइए। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र, इसका भी विमीय सूत्र होता है, पूछ लेता है कभी कभी, ये आया था टिक मार्क में। m, जैसे ये है ना, इसका उल्टा कर दो, m l⁻³ और t⁻⁻4 a⁻−2, ये ठीक है, ये विमीय सूत्र। और इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया, ठीक है। तो याद रखना, इसकी वैल्यू अलग होती है और इस एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू अलग होती है, राइट। और इन दोनों को ही बराबर रखने के बाद में इसकी वैल्यू निकलती है, राइट। तो चलिए, इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बस इतना ही याद कर लीजिए नॉर्मली, ठीक है। तो ये 8 और एक 9 पॉइंट बन गए, आपका काम खत्म, खल्लास, ठीक है। चलिए, अब न्यूमेरिकल्स की बात आती है, वही समय तो इसमें ही। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करेंगे, उनके बीच में समानताएं और असमानताएं जानेंगे, राइट। चलिए, तो पहले तो ये समझो, वैद्युत बल जो होता है, देखिएगा, वैद्युत बल जो होता है वो आवेशों के बीच में लगता है। ये आवेशों के बीच में लगेगा, ये Q1 Q2 है, तो इनके बीच में वैद्युत बल कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बट्टे R², राइट। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल, ये कूलाम का वैद्युत बल है और गुरुत्वाकर्षण बल था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल था कि दो वस्तुएं जिनके बीच की दूरी r है
और जिनके द्रव्यमान m1 m2 हैं, तो मतलब क्या है, दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है, दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के बीच में लगता है ये बल, गुरुत्वाकर्षण बल यानी Fg, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, वैद्युत बल, ठीक है। ये कैपिटल G m1 m2 बट्टे r स्क्वायर, ये 11वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो ये लिख दिया है मैंने, वैद्युत बल तो ये होता है और गुरुत्वाकर्षण बल ये होता है। चलो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू आपको पता ही होगा, कितनी बताई थी मैंने, 9 गुणा 10 की पावर 9 होती है। तो भैया जी का मान भी तुमको पता रहना चाहिए, जी की वैल्यू। तो जी की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू इसको बोलते हैं हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। और वैसे एग्जैक्टली जो इसकी वैल्यू होती है वो इतनी होती है 6.674 गुणा 10 की पावर -11 है। लेकिन हम यूज कितनी करते हैं, कैपिटल जी का मान 6.67 गुणा 10 की पावर -11 है, इतना ही हम यूज करते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू, राइट। चलिएगा, तो भैया इसका नियतांक, ये भी अपने आप में एक कंपेयर ही है कि भैया इसके जो नियतांक होता है वो इतना मान होता है, इसका मान न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इसकी वैल्यू इतनी होती है, इसकी वैल्यू इतनी होती है, इसके मात्रक भी अलग अलग रहते हैं, राइट। चलिएगा, ठीक है। अब याद हो तो ये गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा बल है, वही बल है, पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है किसी वस्तु को, कितने बल से खींच रही है, ये वाला बल है ना, इस तरीके से वो वाला बन रही है। ये गलत बात है, ये पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, ये अलग चीज है, और दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए समझ में आ गया बात भाई, न्यूटन के बल में तो ये लग रहा है, और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल में ये नियतांक यूज होता है, और कूलम के बल में ये नियतांक यूज होता है। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक तो कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ के बाद की बात देखिएगा कि भाई ये देखिए दोनों में समानताएं देख लेंगे हम, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में समानताएं, क्या समानताएं हैं भाई, ये देखिए, दोनों बल दूरी के व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं, दोनों बल दूरी के व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। क्यों पालन करते हैं, देखिए, F बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, ये था F बराबर G m1 m2 बट्टे R स्क्वायर। दोनों में देखो यहाँ पर क्या आएगी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के, दो आवेश थे Q1 और ये Q2, यहाँ पे क्या थे, दो द्रव्यमान थे, इनके बीच की दूरी R, इनके बीच की दूरी, तो ये वैद्युत बल क्या था, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऐसे ही ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रम नियम का पालन करता है ये दोनों, ये भी व्युत्क्रम वर्ग नियम, ठीक है ना। तो व्युत्क्रम दूरी के व्युत्क्रम नियम का, ये भी व्युत्क्रम नियम का पालन कर रहा है, दूरी का, ये भी व्युत्क्रम नियम का। और वास्तव में क्या होता है कि ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप व्युत्क्रम नियम लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला नियम समझ में आ गया, पहली बात। दूसरी बात देखिए, दूसरा पॉइंट पहले आप इसको समझिए, ये दूसरा पॉइंट, फिर इसको लिखना तीसरा। दूसरा पॉइंट ये है कि दोनों ही बल, जो वैद्युत बल हैं ये भी संरक्षी बल कहलाते हैं, और गुरुत्वाकर्षण बल हैं ये भी संरक्षी बल। तो दोनों ही बल संरक्षी होते हैं। अब बोलोगे संरक्षी बल कौन से होते हैं, देखो ऐसा होता है कि ये आपका बीएससी वगैरह में पढ़ोगे संरक्षी बल, या फिर ये 11वीं क्लास में ये थोड़ा सा नॉलेज दी थी इसमें छोटी सी। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले जो बल जो होते हैं उनका परिणामी बल यदि शून्य हो तो उस वस्तु पर कार्य करने वाले बल संरक्षी बल कहलाते हैं, और यदि शून्य ना हो तो वो असंरक्षी बल कहलाते हैं। संरक्षी बल की बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं, ठीक है।
तो क्या होता है, यदि किसी वस्तु पर किए गए कार्य का मान 0 आ जाए तो वो संरक्षी बल है, यदि वो किए गए कार्य का मान 0 ना आए तो वो संरक्षी बल नहीं है। यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वो वस्तु जिस एनर्जी के साथ जाए उसी एनर्जी के साथ वापस आ जाए तो उस वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बल संरक्षी बल कहलाते हैं। और यदि जिस वस्तु जिस वेग के यानी जिस एनर्जी के साथ, जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ जाए उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ वापस ना आए तो उस वस्तु पर कार्य करने वाले बल असंरक्षी बल होते हैं। तो बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं, अभी नहीं समझ पाओगे आप। सिंपली आप ये याद कर लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के दोनों संरक्षी बल होते हैं। अब मैंने यही क्यों पढ़ाया पहले, क्योंकि जो संरक्षी बल होते हैं उनको हम केंद्रीय बल, मतलब जो जितने ये सिद्ध करवाया जाता है बीएससी में कि सिद्ध करो कि सभी संरक्षी बल केंद्रीय बल होते हैं। तो इसीलिए जब भैया ये संरक्षी बल है और ये भी संरक्षी बल है तो ये केंद्रीय बल भी होंगे। तो इसीलिए तीसरा पॉइंट है आपका कि दोनों बल यानी कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही बल केंद्रीय बल होते हैं, राइट। तो इन केंद्रीय और संरक्षी की वास्तव में जो मतलब समझोगे आप बीएससी वगैरह में समझोगे, अभी हाल फिलहाल के लिए आप याद कर लो। जब मैं बीएससी वगैरह पढ़ाऊंगा तो एक दिन आपको मैं वीडियो बना के बता दूंगा कि आप संरक्षी बल की परिभाषाएं वहाँ पे समझ लो। और बाकी आप देख भी सकते हो संरक्षी बल, हेडिंग मतलब यूट्यूब पर सर्च करना संरक्षी बल बाई मनोज सर, व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स बाई मनोज सर, तो वो अपने आप बीएससी की वीडियो निकल आएगी, देख लेना। आज सर्च करना व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल को बोलते हैं कंजर्वेटिव, असंरक्षी बल को नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। तो संरक्षी बल हेडिंग डाल देना, संरक्षी बल क्या है भाई मनोज सर, तो निकल जाएगी वीडियो, ठीक है। चलिए ये तो समानताएं हो गई। अब बात कर लेते हैं असमानता की, बात कर लेते हैं असमानता की। असमानताएं क्या है कि जो वैद्युत बल तो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का हो सकता है भाई, दोनों आवेशों पर डिपेंड करता है। यदि दोनों आवेश यदि पॉजिटिव हैं तो प्रतिकर्षण लगेगा, नेगेटिव है तो प्रतिकर्षण लगेगा। यदि पॉजिटिव और नेगेटिव है तो आकर्षण लगेगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव है तो आकर्षण लगेगा। इन दोनों में आकर्षण लगेगा, इन दोनों में प्रतिकर्षण लगेगा, राइट। समझ गए होंगे। तो मतलब क्या है कि जो वैद्युत बल होता है वो आकर्षण भी हो सकता है और आपका प्रतिकर्षण भी, यानी दोनों प्रकृति का हो सकता है। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो सदैव आकर्षण का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव कैसा होता है? आकर्षण का। गुरुत्वाकर्षण बल कभी भी प्रतिकर्षण का नहीं होता है, क्योंकि दोनों द्रव्यमानों के, संसार की प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच में एक बल लगता है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, राइट। और वो हमेशा आकर्षण का होता है, हमेशा याद रखना, राइट। देखिए जैसे पृथ्वी होती है, पृथ्वी में अपने आप में पृथ्वी भी एक प्रकार का द्रव्यमान है, द्रव्यमान का गोला मान लीजिए। और ये वस्तु क्यों गिर रही है? क्योंकि पृथ्वी का जो, देखो ऐसा होता है वास्तव में, क्या होता है ये देखिए, ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है। जैसे कि मैं खड़ा हूँ, ठीक है, ये मैंने ऐसे समझो, ये 3 मार्कर हैं यहाँ पर, ये 3, एक मार्कर है। इन दोनों के बीच में ये तीनों मार्कर इस अकेले मार्कर को खींच रहे हैं, और ये तीनों मार्कर ऐसे बांध के रख दिए, या मैं 2 मार्कर रख रहा हूँ। तो इसका यदि हम इसकी स्टडी करेंगे ना फिजिक्स के अंदर, तो ये वस्तु इस पर एक बल लगा रही है, ये वस्तु इस पर बल लगा रही है, और दोनों आकर्षण बल लगा रही है। ये वाली वस्तु इसको अपनी ओर खींच रही है, ये वाली अपनी ओर खींच रही है, राइट। लेकिन ये खींच क्यों नहीं रही है? क्योंकि इनकी जो आपका यहाँ पर बोलेंगे, इनका जड़त्व ज़्यादा है, इसलिए ये स्थिर बने हुए हैं। जैसे कि एक पृथ्वी है, ये पृथ्वी है बहुत सारी बड़ी, इसका अपने आप में कुछ द्रव्यमान है, और इस पर हम ये वस्तु ऊपर की ओर ऐसे फेंक दी, ये नीचे की ओर आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि पृथ्वी का जो पृथ्वी है वो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, जिसके कारण वो आकर्षित कर ले रही है अपनी ओर, इसीलिए सारी वस्तुएं नीचे की ओर जाती हैं। तो आपका दिमाग देखो, ऐसा होता है कि यहाँ पर ये पृथ्वी का अपने आप में एक द्रव्यमान है, और यहाँ पर जो वस्तु ऊपर फेंकी हमने वो नीचे की ओर गिर रही है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर खींच रही है, और ये वस्तु पृथ्वी को अपनी ओर खींच रही होगी। लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान इस वस्तु के द्रव्यमान की तुलना में अनंत है, भाई पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है और ये कम है। तो भैया कौन खींच लेगा? ये इस वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींच लेगी। लेकिन वास्तव में यदि हम स्टडी करेंगे तो ये वस्तु भी पृथ्वी पर उतना ही बल लगा रही है। लेकिन क्या हुएगा कि भैया इसका द्रव्यमान कम है और पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है, तो इसलिए ये पृथ्वी के द्रव्यमान की ओर खिंच जाती है, राइट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भैया जो दो द्रव्यमानों के बीच हमेशा आकर्षण बल लगता है। तो 2 द्रव्यमानों के बीच में कैसे लगेगा? आकर्षण बल लगेगा, ओके।
चलिए अगला कि वैद्युत बल आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। बताया था कि उनके बीच में कोई कागज रख देंगे तो आवेश कम हो जाएगा, यानी कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं अब आवेशों के बीच में तो वैद्युत बल कम हो जाता है, यदि धातु रख देंगे तो वैद्युत बल बढ़ जाता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के बीच में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? ये बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो हमेशा याद रखना, ये बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। चाहे दोनों आवेशों के बीच में कुछ भी रख दो, ये दो द्रव्यमान हैं ये, और इनके बीच में कुछ भी रख दो, जितना बल लगेगा वो लगेगा, ठीक है, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए तीसरा, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल शक्तिशाली नहीं होता है, ये वैद्युत बल ज़्यादा शक्ति। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो वैद्युत बल है Fe, इलेक्ट्रिक फोर्स इज ग्रेटर देन Fg। तो मतलब कौन ज़्यादा प्रबल होता है? वैद्युत बल ज़्यादा प्रबल होता है अपेक्षाकृत गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स यानी वैद्युत बल। चलिएगा, तो भाई अब न्यूमेरिकल्स कराने का तो अब समय नहीं रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि कम से कम 50 लगभग 1 घंटे की लगभग वीडियो बन गई होगी, या मैं समझता हूँ कम से कम 40-50 मिनट की तो बन गई होगी वीडियो, क्योंकि मैं थक गया। मैं थक सा जाता हूँ जब 1 घंटा सा हो जाता है, अपने आप ही पता नहीं बॉडी अब ज़्यादा एनर्जी नहीं है। चलिए धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे, अभी दवा चल रही है। चलिएगा, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं। वीडियो को लाइक करना, पसंद आई है वीडियो को तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे खुश सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।